हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन, यानी विद्युत मापक यंत्र के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है और कन्फ्यूजन भी होता है, और बहुत बच्चों का ये जो टॉपिक है क्लियर नहीं होता है, मतलब अच्छे पढ़ने वालों का भी ये क्लियर नहीं होता है। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। सेशन जरूर देखना, ध्यान से देखना, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। निम्न के क्वेश्चन कुछ नहीं देख रहे हो तो कम से कम निम्न के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हमको पता है कि जो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंडिकेटिंग टाइप होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। यानी क्वेश्चन ये पूछा है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो जो सबसे पहला बल होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट में मूव कराने के लिए प्रयोग करते हैं शून्य से, उसका प्रयोग हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्सिंग फोर्स, यानी विचलन बल बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है, BINA, ठीक है। वो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो बीना, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, धारा, कितने टर्न है और परिच्छेद काट कितना है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो इसको विचलन फोर्स कहते हैं, और ये अधिकतर चुंबकीय रूप से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय बल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होती है। तो हमको पता है कि कंट्रोलिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कंट्रोलिंग 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली स्प्रिंग होती है, दूसरी गुरुत्वाकर्षण जो दिया हुआ है ये होती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का एक सबसे बड़ी हानि ये होती है कि गुरुत्वाकर्षण को लागू कराने के लिए हमको जो होता है इंस्ट्रूमेंट कैसे रखनी पड़ती है, ऊर्ध्वाधर रखनी पड़ती है। अगर क्षैतिज रूप से रखोगे तो कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऊर्ध्वाधर रखी जाती है और रखना पड़ेगा अगर तुमको गुरुत्वाकर्षण द्वारा कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारा यही होता है किसमें, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण में, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है TC, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, अगर कोई एकदम बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है तो वो हमेशा TD के बराबर होता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्केल, यानी पैमाने का नाम क्या है। ये पैमाना दिया है और तुम बताओ कैसा स्केल है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शुरुआत में क्या है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब पास पास है, फिर जैसे जैसे होता है फिर दूर हो जाता है, फिर धीरे धीरे पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर रेखीय पैमाना बोलते हैं, नॉन लीनियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। और अगर लीनियर स्केल होता है तो मतलब ये समान दूरी पर, जितने दूरी पे ये उतने दूरी पे ये, सभी भाग जो होते हैं समान दूरी पे होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, गैर रेखीय पैमाना होता है या नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। जो कि किस में पाया जाता है, सर ये पाया जाता है हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, सही है ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ओम्स लिखा है, यानी किस, ये कौन सा मीटर है, सर ये ओम मीटर है, ठीक है ना। चलो जो प्रतिरोध मापता है। अगला देखते हैं, विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, यानी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलती, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ये जो किसकी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग है की गलत स्थिति है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की तुम रीडिंग लिए, ठीक है, और तुम गलत रीडिंग लिए, तो किसकी एरर है। तो सर ये तो हमारी एरर है ना, इंस्ट्रूमेंट तो सही रीडिंग दे रहा था ना, मगर हम क्या किए, गलत रीडिंग ही ले लिए, ठीक है। तो गलत रीडिंग किस में आती है, हमेशा मानव त्रुटि में आती है। और कभी कभी जब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को 0 पे होना चाहिए मगर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होता है, तो एरर जो कहलाता है वो उपकरण त्रुटि कहलाती है, ठीक है। और किसी प्रभाव के कारण हो गया, जैसे कि ताप के कारण कभी प्रभाव जब उल्टा सीधा हो जाता है तो इसको प्रभाव त्रुटि कहते हैं, समझ में आया। या फिर इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय त्रुटि बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कौन सी सही हो जाएगी, ह्यूमन एरर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1 ओम से भी नीचे के क्या करते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू को आसानी से माप सकते हैं,
ठीक है, किससे, 1 ओम से वैल्यू के नीचे भी। तो कैसे होते हैं हमारे सर, हमारे होते हैं, क्या पूछा है, मेगा ओम, तो मेगा ओम तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो होगा नहीं। शंट टाइप ओम मीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर, मल्टीमीटर एनालॉग, कौन सा होता है, तो सर हमारा यहाँ पे होता है मल्टीमीटर। क्या करता है, मीडियम रेंज को मापता है, किसके, मीडियम रेंज को ही मापता है, ठीक है। मगर ये 1 से कम बोला है, तो इसमें प्रयोग होते हैं सर हमेशा शंट टाइप प्रयोग होते हैं, ठीक है। कौन सा प्रयोग होता है, शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, ये जादू को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शंट टाइप ओम मीटर का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, 1 से कम माप सकते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं देगा तो सिंपल ये दे देगा कि केल्विन डबल ब्रिज होता है, ठीक है। कौन सा होता है, केल्विन डबल ब्रिज होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस मेगा ओम मीटर। कभी कभी क्या होता है, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सीरी का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, उच्च ओमिक मान प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करे इसलिए, या अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु, या दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करनी होती। तो देखो क्या होता है, जो तीसरा टर्मिनल होता है, देखते हैं किस लिए प्रयोग करते हैं, कि जो अतिरिक्त धारा होती है हमारे ओम मीटर पे, ठीक है, वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड हो जाए, एक तरीके से अर्थ हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, थर्ड टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। यानी जो एक्सेस ऑफ करंट है, जो धारा से बहती है मेगा ओम मीटर में, क्योंकि मेगा ओम मीटर है, ठीक है, तो बहुत उच्च वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो जब अधिक धारा होती है तो ये क्या कर देता है, ज़मीन में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है तीसरा जो टर्मिनल होता है, ठीक है। और 2 टर्मिनल तो मेन होते ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, जो भी तुम यूज़ करते हो, गर्म ठंडा वाला, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। देखो पता है हमको कि शंटिंग करने के लिए, शंटिंग हो या मल्टीप्लायर हो, ठीक है, शंटिंग अमीटर में प्रयोग होता है, मल्टीप्लायर वोल्टमीटर में। तो इसमें जो होता है केवल एक ही मटेरियल का प्रयोग करते हैं, मैग्नीन। क्यों करते हैं, क्योंकि सर मैग्नीन पे क्या होता है, ताप का प्रभाव यानी टेम्परेचर का प्रभाव ना के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हम मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज द रीज़न फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैव यूनिफॉर्म स्केल, यानी मूविंग कॉइल मीटर का जो यूनिफॉर्म स्केल होता है, क्या कारण है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या दिया है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी धारा होता है, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, जो विचलन बला गुण होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो विचलन बला गुण होता है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विचलन बला गुण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो देखो यही कहानी है कि पहले तो जो पीएमएमसी होती है, पीएमएमसी छोड़ो, जो मूविंग कॉइल होती है वो क्या होती है सर, केवल डीसी पे काम करती है, ठीक है। स्केल क्या होती है सर, अभी बोल दिया यूनिफॉर्म होती है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर ज़्यादा लेता है, ठीक है, और सटीक रीडिंग देता है। तो इसका कारण केवल यही है, जो यूनिफॉर्म स्केल देता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो विचलन बला गुण है वो धारा के अनुपातिक होता है, इसलिए ऐसी कहानी होती है। यानी जो टीडी है समानुपाती आई के होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूसली ऑन नो लोडेड। अच्छा, कभी कभी जो हमारी ऊर्जा मीटर होती है, यदि ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के समानांतर लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है। हमको पता है जो एनर्जी मीटर होती है उसमें एक एल्युमिनियम डिस्क का प्रयोग होता है, ठीक है। मगर अगर हम चाहते हैं कि अगर वो नो लोड पे है तो ये घूमे ना, क्योंकि जब घूमता है तो क्या होती है, बिजली की खपत होती है, बिजली रीडिंग आती है। तो जब हम कोई लोड नहीं लगाएं तो ये क्यों घूम रहा है, तो ये एक तरीके का दोष हो गया। और इस दोष को हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंगने की त्रुटि बोलते हैं, क्रीपिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर पे क्या होगा अगर सेकेंडरी को हम क्लोज न करें। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि वो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट करके रखते हैं, तो हमारी करंट ट्रांसफार्मर होती है। और एक तरीके का क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सही है ना। तो पूछा क्या है कि ओपन क्यों नहीं करना चाहिए, तो देखो क्यों नहीं करना चाहिए। सिटी प्राइमरी बर्नआउट नहीं, तो अगर सेकेंडरी ओपन है तो प्राइमरी जल जाएगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी नहीं। देखो होगा क्या ना, जब ऐसा नहीं होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग बर्नआउट तो नहीं होगी, मगर ये होगा क्या, इसकी जो होगी ये बहुत उच्च धारा खींचने लगेगा। ठीक है, तो जब उच्च धारा खींचने लगेगा तब क्या हो सकती है, क्योंकि सेकेंडरी तो ओपन है उधर धारा जाएगी नहीं, तो जब उच्च धारा खींचेगा तो हमारी जो प्राइमरी साइड है वो क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि प्राइमरी में बहुत ज़्यादा क्या होती है, धारा होती है, और सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होती है, इसलिए धारा कम होता था, क्योंकि हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो प्राइमरी में जब ज़्यादा करंट खींचने लगता है तो ये बर्न हो सकता है। अब यहाँ पे कह सकते हो कि सर प्राइमरी क्या हो जाएगी, बर्नआउट हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द शंट टाइप ओम मीटर, यानी शंट टाइप ओम मीटर में, शंट प्रकार के ओम मीटर में जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, बैटरी का निरावेशन से। ठीक है, यानी अवॉइड बैटरी डिस्चार्ज ड्रेनिंग, अवॉइड ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के डिस्चार्जन को रोकना। तो बैटरी अगर ओम मीटर लगा दोगे, सॉरी प्रतिरोध लगा दोगे तो हो जाएगा, बढ़ने लगेगा बल्कि। अगला, मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पाठ्यक्रम में त्रुटि को रोकना। ठीक है, धारा को सुरक्षित मान तक समायोजित करना, या फिर पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करना। तो मेन कारण इसका यही होता है, ठीक है, कि करंट को क्या करना है, सेफ वैल्यू तक बनाए रखना। एक्चुअली ये देखो, पॉइंटर को जीरो पे एडजस्टमेंट करना तो होता नहीं है, शुरुआत में जो ओम मीटर होता है हमारा इनफाइनाइट पे होता है, ना कि शून्य पे होता है, तो ये होगा नहीं। मगर ये जो है एक्स्ट्रा प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं कि क्या हो सके, धारा को सुरक्षित मान तक समायोजित किया जा सके। ठीक है, इसलिए प्रयोग करते हैं। चलो अगला देखते हैं, विच मटेरियल यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मापन वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें केवल एक ही प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा, फास्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। किसका, फास्फर ब्रॉन्ज के प्रयोग किया जाता है स्प्रिंग के रूप में। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, बाल कमानी, क्योंकि बहुत पतला होता है ये। ठीक है ना, बाल के समान पतला होता है, इसलिए इसको हेयर स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो फास्फर ब्रॉन्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो हमको पता है कि सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज यानी एसी है, और एसी हमेशा इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, ये याद रखना। हीटिंग इफेक्ट पे कौन काम करता है, थर्मोकपल या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। केमिकल इफेक्ट पे कौन सा काम करता है, तो सर हमारा एमीटर करता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पे सर वोल्ट मीटर करता है। ठीक है, जो बहुत हाई करंट मापता है, सॉरी बहुत हाई वोल्टेज मापता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विच इज द पोजिशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द स्प्रिंग कंट्रोल, यानी स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है, वर्टिकल पोजीशन, इंक्लाइन पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, या किसी भी पोजीशन। तो देखो स्प्रिंग वाले में यही फायदा होता था, गुरुत्वाकर्षण में नहीं था ये फायदा, कि इसको किसी भी पोजीशन में रखो समान मान पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो गुरुत्वाकर्षण था केवल वो वर्टिकल पे काम कर रहा था, हॉरिजॉन्टल पे नहीं काम कर रहा था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी स्थिति में काम करा लो, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मीटर, इस मीटर का क्या नाम है, यही पूछा है। चलो अगला देखते हैं, एसी मल्टी रेंज अमीटर, एसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, एसी डीसी मल्टी रेंज अमीटर, या एसी डीटी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। ठीक है, एक्चुअली देखो ये अभी और साफ इसको होना चाहिए था। ठीक है, जब ये साफ होता तो तुमको एक्चुअली यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे खुद ही लिखा होता है। ठीक है, कि ये है क्या, जैसे यहाँ पे देखो वी बना हुआ है। ठीक है, ये बना क्या हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया यार, ये तुम्हारा क्या बना हुआ है, वी बना हुआ है।
तो ये है क्या, वोल्ट मीटर। एक्चुअली तुम ऐसे देख के, क्योंकि अमीटर और वोल्ट मीटर अब इस तरीके से देखो तो अमीटर वोल्ट मीटर देखने में सेम लगते हैं, जब तक उस पर ए या बी लिखा ना रहे तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, मगर हम यहाँ पे एक देख पहचान गए कि सर ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। डीसी मल्टीमीटर है कि एसी मल्टीमीटर, ये देखने वाली बात है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सर, एसी डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। मल्टी रेंज क्यों बोले हैं, क्योंकि ऊपर देखो नॉब लगा हुआ है। ठीक है, नॉब से चाहे तुम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए मल्टी रेंज हो जाएगा। ठीक है, और मल्टी रेंज वोल्ट मीटर जो है एसी डीसी दोनों पे काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या है, एकीकृत उपकरण है, यानी इंटीग्रेटिंग वोल्ट मीटर है, इसका सॉरी एनर्जी मीटर है। ठीक है, तो वो एनर्जी मीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, दिन प्रतिदिन जितने भी लोड तुम कंज्यूम कर रहे हो, यूनिट गिरा रहे हो, वो जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है। ठीक है, इसको तुम निकाल के ले जाके कहीं और भी लगाओगे तो तुम्हारा एनर्जी मीटर इतना ही रीडिंग देगा, उससे ज़्यादा ही देना स्टार्ट करेगा, कम नहीं। ठीक है, तो होता हमारा है एनर्जी मीटर प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये एकीकृत होते हैं, इंटीग्रेटिंग वाले। चलो अगला देखते हैं। पूछा क्या है कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, वही जो बता रहे थे क्रीपिंग है कि रेंगन प्रक्रिया, जिससे क्या होता है, कुछ ना कुछ लोड गिरता रहता है। तो जो कि एल्युमिनियम की डिस्क बनी होती है, नो लोड पे भी चलता रहता है, उसी को क्रीपिंग दोष बोल लेते हैं। तो ये दूर कैसे होगा सर, हम करेंगे क्या, ये जो डिस्क बना था इसके दो विपरीत दिशा में छेद कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, देखो लिखा है व्यासीय रूप से विपरीत दिशा में छेद कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा ये दोष दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोष ऐसे दूर हो सकता है। चलो अगला कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म बोलते हैं। ये सर एसी डीसी दोनों काम करता है, पावर कम खींचता है, ये कहानी है। ठीक है, मूविंग आयरन क्या होता है, रिपल्सन टाइप भी होता है, अट्रैक्शन टाइप भी होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है, ऑप्शन देखते हैं। डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है यानी विचलन बल लागू होना धारा के व्युत्क्रम के समानुपाती, या विचलन धारा धारा के वर्ग के समानुपाती, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो हमारा होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए बोलते हैं सर ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रीडिंग देता है। ठीक है, याद रखना, यानी जो टी होता है वो समानुपाती किसके होता है, आई स्क्वायर होता है। और मूविंग कॉइल में कितना हो रहा था, आई के बराबर हो रहा था, इसलिए वहाँ पे यूनिफॉर्म दिखा रहा था। चलो अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण मापन की कौन सी त्रुटि होती है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो त्रुटि होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रभाव त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तुम इंस्ट्रूमेंट के अगल बगल कोई चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख दिए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होगा, उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई देगा, जो कि बिना चुंबकीय क्षेत्र के जो रीडिंग दे रहा था उससे अलग दे सकता है। तो इसको बोलते हैं सर प्रभाव त्रुटि बोलते हैं। इसमें हमारी क्या फॉल्ट है जी, कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब ऐसी जगह पे जाके मेजर ही करना है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम क्या करें। ठीक है ना, तो ये डिवाइस की त्रुटि है, तुम डिवाइस की भी कोई त्रुटि नहीं थी, ह्यूमन का कोई त्रुटि नहीं है, तो इसको प्रभाव त्रुटि कहते हैं। चलो अगला देखते हैं। ये कौन सा वाट मीटर है, 3 एलिमेंट 4/2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, 3 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, या 2 फेज 2 एलिमेंट 3 फेज 2 एलिमेंट वाट मीटर। ठीक है, तो हमारा है कहाँ ऐसा, देखो इसमें 2 वाट मीटर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ना, 2 वाट मीटर का, एक ये वाट मीटर है, एक ये वाट मीटर है, 2 वाट मीटर का प्रयोग हुआ है। तो ये तो कंफर्म हो गया। और कितने लगे हुए हैं तुम्हारे, कितने फेज के हैं, 3 फेज वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है। ठीक है, देख रहे हो ना, एक्चुअली देखते हो जब तुम वाट मीटर का फिगर देखोगे तो केवल एक ही डायग्राम बना होता है, मगर यहाँ पे 2 बना हुआ है, तो 2 एलिमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर फेज कितने हैं सर, 3 ही फेज वाले हैं, L1 L2 L3 है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, सीटी पीटी तो एकदम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं है, सही है। चलो अगला देखते हैं। 85 तक करना है ना, क्योंकि 60 से स्टार्ट किए थे, 25 क्वेश्चन कराने कम से कम। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज विद एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग।
अच्छा, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो याद रखना PGIT, PMMC यानी मूविंग कॉइल में एडी करंट, गैल्वेनोमीटर में एडी करंट, इंडक्शन टाइप में एडी करंट, थर्मल टाइप में एडी करंट। तो देखो मूविंग कॉइल है, हाँ सर तो एडी करंट, इंडक्शन टाइप है तो सर एडी करंट, और देखो मूविंग कॉइल का ही प्रकार होता है डायनेमोमीटर टाइप। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एडी करंट। बचा क्या? मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो सर मूविंग आयरन में हम प्रयोग करते हैं एयर फ्रिक्शन, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम एयर फ्रिक्शन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क विथ न्यूट्रल कनेक्शन? ठीक है, याद रखना ये जो हमारे होते हैं, हमारे जो होते हैं सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट जो होते हैं न्यूट्रल के साथ काम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो उसमें हम न्यूट्रल ले जाते हैं, एक फेज ऑफ न्यूट्रल। ठीक है, और कितने एक तरीके से वो डायग्राम जो बनाए थे हम लोग, ऐसे ऐसे करके वाइंडिंग हुई थी नीचे वाली, वो कितने एलिमेंट लगे होते हैं? एक एलिमेंट लगे होते हैं। तो बोल सकते हैं कि सर सिंगल फेज होते हैं और सिंगल एलिमेंट वाले होते हैं जिसमें न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता है। किसी थ्री फेज वाले में तो न्यूट्रल करते ही नहीं, तो पहले ही काट दोगे जी। ठीक है, थ्री फेज वाले में न्यूट्रल तो करते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सब तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी मीटर है? ठीक है, ये किस प्रकार का फ्रिक्वेंसी मीटर है? ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे लिए है, ये देख के बताओगे किस प्रकार का है। डायग्राम और सिंबल जरूर याद करना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये तुम्हारे लिए है, तुम देख के बताओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। सेंसिटिविटी यानी यंत्रों की संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? तो इसका फार्मूला केवल एक ही होता है, ओम पर वोल्ट। ठीक है, और सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है? 1/, फुल लोड करंट डिफ्लेक्शन। ठीक है, IFL लिखते हैं इसको, फुल लोड करंट IFL। ठीक है, ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो इसकी इकाई क्या होती है? ओम पर वोल्ट। ओम पर वोल्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 85 तक क्वेश्चन देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट के देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमको बहुत से कन्फ्यूजन भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, और इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं निमी के क्वेश्चन, और निमी क्वेश्चन समझ सकते हो कितनी बेसिक है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होम्योपैथिक दवा है, तो सेशन देखो, पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।